कांता की सासू माँ को पैरालिसिस का अटैक आया था और उनके शरीर का बायां हिस्सा पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। डॉक्टर ने ठीक होने की कोई गारंटी नहीं दी थी। पूरी तरह से बेड पर आ चुकी थी कांता की सासू माँ। कांता को पता नहीं क्यों कोई दुख नहीं हो रहा था। अंदर ही अंदर आज पहली बार उसे उसका दिल राहत महसूस करा रहा था। कांता के पति मनोहर ने बोला, कांता, माँ का ख्याल रखना, उन्हें किसी बात की कोई कमी मत होने देना। तुम उनकी बहू हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है अच्छे से माँ का ख्याल रखने की। उन्हें कोई तकलीफ मत होने देना। कांता ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। मनोहर रोज की तरह अपने काम पर चला गया। कांता ने सोच लिया था कि अब इन माँ बेटे को उनके किए की सज़ा ज़रूर दूंगी। जिंदगी के 25 साल कांता ने खून के आंसू पीकर गुजारे हैं इन माँ बेटे की वजह से। कांता की जालिम सास ने शादी के 25 साल हो जाने के बाद भी कांता को कभी मनोहर के करीब नहीं आने दिया। हमेशा उसे एक श्रवण कुमार बेटा तो बनाकर रखा, पर कभी एक अच्छा पति नहीं बनने दिया। सुबह से लेकर रात तक कांता पर अत्याचार करती रहती थी और रात में मनोहर के आने पर कोई न कोई बात उठाकर कांता को मनोहर से जरूर पिटवाती थी। उसकी सास गरीब कांता का कोई मजबूत मायका भी नहीं था कि वह उन लोगों से छुटकारा पाकर वहां चली जाती। और 2 बच्चे भी हो गए थे जिनकी जिम्मेदारी थी। खून के आंसू पीकर अपने दोनों बेटों को पाला था उसने, और अब दोनों बेटे शहर चले गए थे कमाने के लिए। दोनों बेटों ने बचपन से ही कांता के ऊपर हो रहे अत्याचारों को देखा था और उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर कांता ने बोला था वह उनके साथ जरूर जाएगी। पर कुछ वक्त के बाद, पता नहीं, शायद कांता इसी वक्त का इंतजार कर रही थी। कांता की अब कोई मजबूरी भी नहीं थी मनोहर के साथ रहने की। शाम को जब मनोहर आया तो देखा उसकी माँ वैसे ही बिस्तर पर पड़ी हुई है। कांता ने उसकी माँ को ना कोई खाना पानी दिया है, ना ही माँ की दैनिक क्रिया करवाई है। पूरा बिस्तर गंदा पड़ा हुआ था। मनोहर यह सब देखते ही कांता के ऊपर जोर से चिल्लाया, यह सब क्या है? कांता, माँ पड़ी हुई है और तुम्हें शर्म नहीं आती? कहकर मनोहर कांता के ऊपर हाथ उठाया, जिसे कांता ने अपने हाथों से पकड़ लिया और बोला, यह हाथ अपने पास ही रखो। खबरदार जो अब मेरे ऊपर हाथ उठाया। बहुत सहली तुम्हारी हेकड़ी। शादी के 20 सालों तक बहुत मजबूर थी तुम दोनों माँ बेटे की हेकड़ी सहने के लिए। फिर मेरे दोनों बेटे शहर कमाने चले गए, तब मैं भी स्वतंत्र थी, कहीं भी जा सकती थी। लेकिन उस वक्त अगर मैं जाती तो तुम लोगों को सबक कैसे सिखाती? पर हाँ, अब सही वक्त है तुम दोनों माँ बेटे को सबक सिखाने का। तुम्हारे माँ की और तुम्हारी नौकर नहीं हूँ मैं। सारी जिंदगी खराब कर दी इस औरत ने मेरी, तो अब अपनी इस माँ की सेवा खुद ही कर लो। और जितने खून के आंसू इस औरत ने मुझे रुलाया है ना, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उसके दुगने खून के आंसू यह औरत और तुम रो। जा रही हूँ मैं अपने बेटों के पास शहर में। बात कर लिया है मैंने उनसे, और अब कभी लौटकर तुम लोगों के पास नहीं आऊँगी। वहीं पर उन दोनों बेटों की शादी करूँगी और उनके साथ ही रहूँगी। लेकिन हाँ, तुम्हारी माँ की तरह अपनी बहू का जीवन नर्क नहीं करूँगी। तुम दोनों माँ बेटा एक दूसरे की सेवा कर लो। मुझे तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं और कोई ज़रूरत नहीं। अगर मैं 5 साल पहले अपने बेटों के पास चली जाती तो इतने सुकून से नहीं जा पाती। आज दिल में एक सुकून लेकर जा रही हूँ। मेरा ईश्वर जानता है कि मैं अपनी जगह पर सही हूँ और कुछ भी गलत नहीं कर रही। यह तुम लोगों के किए गए पापों की सज़ा तुम लोगों को मिल रही है, अब भोगो इसे। कांता की सासू माँ आंखों ही आंखों में कांता से माफ़ी मांग रही थी ताकि वह वहाँ रुक जाए, लेकिन कांता अपने लंगड़ाते पैरों से दरवाजे की तरफ जाने लगी, जिस पैर को मनोहर ने अपनी माँ की खुशी के लिए डंडे से मारकर तोड़ दिया था और आज तक कांता लंगड़ाती थी। कांता ने अपनी पूरी जिंदगी मनोहर के मार खाकर और सासू माँ के ताने सुनकर काटा था। जिंदगी में एक सुख नहीं देखा था उसने, और अंदर ही अंदर इतनी कठोर हो चुकी थी कि अब उसे किसी का कोई दर्द नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि मनोहर और अपनी सास का दुख देखकर उसे सुकून मिल रहा था।